निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अकॉर्डिंग टू एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ये फंड अपने कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है। पर अगर आप इसके पिछले एक साल का रिटर्न देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 5.5% के आसपास है। तो क्या इस फंड के साइज बढ़ने के कारण इसके रिटर्न्स कम होते जा रहे हैं? क्या अब इस स्कीम में उतना दम नहीं रहा? क्या आप अगर इस स्कीम में इन्वेस्टर हो तो अभी के अभी आपको इस फंड से निकल जाना चाहिए? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज हम इस फंड के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे, इस फंड के ओवरव्यू के बारे में, इस फंड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, इस फंड को इसके कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, इस फंड के रिस्क रेशियोज को स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इस फंड में अभी भी दम है या नहीं। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विथ विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्कीम का नाम दोस्तों आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या है, एसआईपी की मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड में आपको अगर करनी है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज है, और मिनिमम एसआईपी अगर आपको करनी है तो मात्र 100 रुपए से आप इसमें एसआईपी शुरू कर सकते हो। एग्जिट लोड यानी कि एक टाइप की पेनल्टी होती है, जो अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकालते हो तो आपसे वो चार्ज की जाती है। तो इस फंड के केस में एक साल के पहले अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हो तो उस केस में 1% आपसे एज अ पेनल्टी लिया जाएगा, और एक साल के बाद में अगर विड्रॉ करोगे तो उस केस में कोई भी एग्जिट लोड अप्लाई नहीं होता है। पर एसआईपी के बारे में भी ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप एसआईपी के थ्रू इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो पर्टिकुलर जो भी यूनिट्स आप बाय कर रहे हो उस पर्टिकुलर यूनिट को जब एक साल हो जाता है तब उस पर एग्जिट लोड नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। लॉक इन पीरियड यानी कि अगर ऐसा कोई पीरियड है कि जिसके पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इस फंड में कोई भी लॉक इन नहीं है, आप जब चाहो तब अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर सकते हो। लॉन्च डेट इसकी 1 जनवरी 2013 है। रिटर्न सिंस लॉन्च यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो इसने लगभग तब से 25% से भी ज़्यादा का CAGR दिया है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है? बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये अगर हमें जज करना है तो उसके रिटर्न्स हम कंपेयर करते हैं उसके बेंचमार्क के रिटर्न से। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स से इसको कंपेयर किया जाता है। रिस्कोमीटर की अगर हम बात करें, यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंड जो है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंडर आता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक स्मॉल कैप स्कीम है और स्मॉल कैप कंपनीज कितनी ज्यादा वॉलेटाइल होती है और कितना ज्यादा रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता है ये तो आपको पता ही होगा। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है इस स्कीम का, तो 58,000 करोड़ से भी ज्यादा का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ये फंड रखता है। तो ये डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो है 0.68%, जो कि ठीक ठाक ही है, मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं है और ज्यादा सस्ता भी नहीं है। टर्नओवर रेशो का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपका जो फंड मैनेजर है वो अपने पोर्टफोलियो को कितना चेंज कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 16% है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। यानी कि फंड मैनेजर अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो काफी ज्यादा देर उस पर स्टिक भी करता है, ना कि कंटिन्यूअसली अपने पोर्टफोलियो को चर्न करता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि फंड मैनेजर को अपने पिक्स पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है और वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने में भरोसा रखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, जिसमें हम अक्रॉस टाइम फ्रेम्स इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था आपको कि पिछले एक साल में इस फंड ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि अगर आप बाकी के स्मॉल कैप फंड्स को देखोगे जो फिलहाल पिछले एक साल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर यह स्कीम अपने कैटेगरी में टॉप मोस्ट रहने के बावजूद पिछले एक साल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं की है। पर बेंचमार्क से फिर भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बुरी बात है, क्योंकि बेंचमार्क से फिर भी आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में। पर कंपेयर टू जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है उसके कंपेयर में ये अभी भी कम है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो इसमें भी इसने बेंचमार्क को बीट किया है, पिछले 5 साल में भी किया है, 7 साल में भी किया है और 10 साल में भी किया है। तो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को अक्रॉस टाइम फ्रेम्स ये फंड बीट करता हुआ आ रहा है। तो ये तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये स्कीम के जो फंड मैनेजर है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए आ रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। अगर आप 10 साल में इसकी रैंक की कैटेगरी भी देखोगे तो एक यानी कि टॉप मोस्ट पर है, 7 साल में भी सेकंड नंबर पे है, 5 साल में भी सेकंड नंबर पे है और 3 साल में भी 5th नंबर पे है। तो टॉप 5 के अंदर ये फंड अक्रॉस टाइम फ्रेम्स रहता ही है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए ये फंड में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहे हैं और 58,000 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच चुके हैं। और एक चीज होती है दोस्तों, अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम को एनालाइज करना है और ये चेक करना है कि बेंचमार्क को इसने बीट किया है या नहीं, तो हम CAGR के जगह पर
ज्यादा अगर भरोसा करना चाहे तो रोलिंग रिटर्न्स पर करते हैं। अब रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है? पर रोलिंग रिटर्न्स दोस्तों कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं? रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं एनुअल रिटर्न की बेसिस पे, और एक पर्टिकुलर डेट से लेकर तो एक पर्टिकुलर डेट तक। तो ये टाइम फ्रेम के बीच में जितना भी एवरेज होगा उस हिसाब से किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये जो 5 साल का पीरियड है, जनवरी 2013 से लेकर तो 2018 के बीच में, फिर ये ऐसा कैलकुलेट किया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब मार्केट नीचे गिरा था तब इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया था, जब मार्केट ऊपर गया था तब इसने कैसा परफॉर्म किया था, ना कि जस्ट CAGR के टर्म्स पे जहां पर हमें इतनी अच्छी आइडिया नहीं आती है। तो इसलिए आपको रोलिंग रिटर्न्स भी जरूर चेक करने चाहिए। तो इधर बेंचमार्क के कंपैरिजन में चार्ट लगाया हुआ है। ऊपर की जो येलो लाइन आपको दिख रही है वो इस स्कीम की है और ब्लू लाइन जो है वो इस बेंचमार्क की है। तो आप देख सकते हो पिछले 5 सालों का ये जो डेटा है, तो 5-5 सालों के टाइम फ्रेम में कंपैरिजन किया गया है, आप देख सकते हो। और हर समय पर इसने अपने इंडेक्स को बीट किया है रोलिंग रिटर्न्स के कंपैरिजन में। सिर्फ और सिर्फ 2020 से लेकर तो 2025 का अगर हम देखें तो थोड़ा क्लोज है, बाकी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा गैप मेंटेन किया हुआ था, यानी कि बहुत अच्छे से ये बीट कर रहा था अपने बेंचमार्क को रोलिंग रिटर्न्स के केस में। अब कंपेयर करते हैं दोस्तों इस स्कीम को इसके कंपटीटर्स के साथ। तो इसका पहला कंपटीटर है दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो इस कैटेगरी में पिछले 5 सालों में काफी आउट परफॉर्म कर रहा है अपने इंडेक्स को भी और अपने पीयर्स को भी। तो आप देख सकते हो ये जो पर्पल लाइन है वो क्वांट स्मॉल कैप की है, जो ब्लू लाइन है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की है, और जो ग्रीन लाइन है तो वो इनके बेंचमार्क इंडेक्स की है। तो क्वांट स्मॉल कैप आप देख सकते हो काफी ज्यादा मार्जिन से बीट कर रहा है इंडेक्स को भी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को भी। पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को भी अगर आप देखोगे तो इंडेक्स को ये भी बीट कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्कीम हो वो हर बार टॉप परफॉर्मिंग ही रहे। अगर वो बेंचमार्क को बीट कर रही है तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, क्योंकि फंड्स के भी साइकिल होते हैं। अगर 3 साल में एक फंड अच्छा कर रहा है तो शायद अगले 3 साल में वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपका फंड अगर अच्छा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो आप उस फंड में बेशक इन्वेस्टेड रह सकते हो। नेक्स्ट इसका कॉम्पिटिटर है टाटा स्मॉल कैप फंड। इसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 5 सालों में। तो 5 सालों के हिसाब से इधर इस बार जो पर्पल हमारा लाइन है वो टाटा स्मॉल कैप का है। और अगर आप इन तीनों लाइन को देखोगे तो दोनों स्कीम्स और उनका बेंचमार्क का इंडेक्स तो बहुत ही क्लोज परफॉर्मेंस रहा है। पर दोनों ही स्कीम्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप, दोनों ही स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट कर रही है। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों इसका एसेट एलोकेशन, यानी कि ये फंड कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है और कैसा कैसा इसने एसेट एलोकेशन करके रखा है। तो लगभग 95% इक्विटी में है और लगभग 5.5% के आसपास ये कैश होल्ड कर रहा है, जिसमें से लगभग जो मेजर चंक है वो आप देख सकते हो मिड और स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनीज है उनमें ये फंड फिलहाल के लिए अपना ज़्यादातर पोर्टफोलियो एलोकेट करता है। थोड़ा बहुत एलोकेशन आपको लार्ज कैप्स में भी दिखेगा, जिसमें इस फंड की अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखनी है तो ग्रोथ और मीडियम टाइप ऑफ जो कंपनीज है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसमें ये इन्वेस्ट करता है। तो आप इसका स्क्वायर भी देख सकते हो। और टॉप 10 स्टॉक्स में इसका लगभग 14% का एलोकेशन है। और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स ये कितना होल्ड करता है तो 228 स्टॉक्स ये होल्ड करता है। क्यों? इसका रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है तो फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा कैश होल्ड नहीं कर सकता, तो उनको फ्रीक्वेंटली अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती है। तो जितना भी पैसा SIP के या लमसम के हिसाब से उनके पास आता है उनको मार्केट में डिप्लॉय करना पड़ता है। तो इसीलिए उनके पास इतने हाई नंबर ऑफ स्टॉक्स है। पर अगर आप देखोगे तो टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने नहीं रखा है अपने पोर्टफोलियो का, जो कि एक अच्छी बात है। रिस्क रेशोज की हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कैसा आपका रिटर्न्स हो सकता है, यानी कि आपको ज़्यादा वॉलेटाइल ये फंड देखने के लिए मिलता है, कितने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ये फंड आपको प्रोवाइड करता है, ये स्टडी करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो सबसे पहला हमारा मेट्रिक है, तो कैटेगरी से इसकी वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा है। बीटा भी अगर आप चेक करोगे तो आपको वही बताएगा, यानी कि मार्केट अगर 10% मूव करता है तो ये फंड 12 या 13% मूव करेगा, यानी कि कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ये थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। शार्पी रेशो की अगर हम बात करें, जो हमें ये बताता है कि कितना ज़्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ये आपको प्रोवाइड करता है, तो कैटेगरी से बेटर है। ट्रेनर्स रेशो भी देखेंगे तो कैटेगरी से बेटर है। और अल्फा यानी कि कितने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ये बनाकर दे रहा है। तो अगर कैटेगरी एवरेज 2 के आसपास है तो इस फंड में आपको 4 का अल्फा मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कैटेगरी एवरेज से डायरेक्टली डबल का अल्फा आपको ये जनरेट करके दे रहा है। तो रिस्क रेशोज की अगर हम बात करें तो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है ये फंड, पर रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको इसने प्रोवाइड किया है।
तो ये डेटा जो है दोस्तों पिछले 3 साल के हिसाब से है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, नहीं तो आप देखोगे कि पिछले 10 साल के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है। फिर टॉप 10 स्टॉक्स जो ये फंड होल्ड करता है उसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको HDFC बैंक देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस फिलहाल के लिए थोड़े स्ट्रेच हो गए थे, तो फंड मैनेजर को भी इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है जब इतना बड़ा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट उनके पास होता है। तो अगर वो किसी भी फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि रिस्क जो है वो फंड की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए वो जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, जैसे कि अगर आप ऊपर के 3 स्टॉक्स देखोगे, HDFC, MCX और डिक्सन, तो ये स्मॉल कैप कंपनीज नहीं है, तो ये जनरली मिड टू लार्ज कैप कंपनीज में आती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा बहुत एलोकेशन रखा है। और फिर ये जो बात की कंपनीज आप देखोगे, किर्लोस्कर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, करूर व्यास बैंक वगैरह, तो ये फिर स्मॉल कैप कंपनीज के अंडर हम कह सकते हैं। अगर आप देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप कंपनी है, पर आपको स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत एलोकेशन लार्ज कैप्स में भी दिख रहा है। इसका क्लियर यही हिंट है दोस्तों कि लार्ज कैप में फंड मैनेजर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है कंपेयर टू स्मॉल कैप्स, क्योंकि स्मॉल कैप्स अभी इतने स्ट्रेच हो चुके हैं और अर्निंग्स मोमेंटम अभी इतने ज़्यादा कंपनीज में नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छी डील्स फाइंड करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंड मैनेजर। तो दोस्तों इस फंड के मैनेजर है समीर रच, जो इस फंड को सिंस इंसेप्शन मैनेज कर रहे हैं, यानी कि जब से ये फंड शुरू हुआ है यही फंड मैनेजर है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है आपने रिटर्न्स तो देखे ही है, इसके पास्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये जो फंड मैनेजर है इनकी स्पेशलिटी है मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जो कि हमें दिखाई भी दे रही है इनके परफॉर्मेंस में, क्योंकि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करना, काफ़ी ज़्यादा दूसरी स्कीम्स भी है पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना बहुत ही कमेंडेबल होता है। और यही रीज़न है कि इस स्कीम में इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स रुचि रखते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस पॉइंट पर, क्या अब भी ये स्कीम उतनी ही अच्छी है? तो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर सिर्फ 1 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम इसे जज नहीं कर सकते। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ज़रूर आपने कंटिन्यू करना चाहिए। मैं ऐसा तो आपको सुझाव नहीं दूंगा कि आप इसमें से एग्जिट ले लीजिए और 1 से 2 साल तक आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर है इनके पास सिर्फ एक ही स्कीम है मैनेज करने के लिए, ये बाकी कोई भी स्कीम में फंड मैनेजर नहीं है। तो उनका सोलली फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी स्कीम में रहता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जब तक ये सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, हमें ज़रूर ट्रैक करना चाहिए इस फंड को कि ये फंड के परफॉर्मेंस में कुछ कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसका फंड का साइज जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर आपको अगले 1 साल में या 2 साल में भी इस फंड की अंडर परफॉर्मेंस नज़र आती है, फिर आप अपने पैसे को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करना। और अगर वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।